हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 5 द फोर रिलम्स ऑफ द अर्थ। हम जो इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो सबसे पहले अर्थ का रियलम क्या होता है? अ रियलम ऑफ द अर्थ इज अ डोमेन विद इन विच वेरियस फिनोमिना और एक्टिविटीज टेक प्लेस। ठीक है, अर्थ का रियलम क्या है? जिसमें काफ़ी सारी फिनोमिना या एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ की, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसे अर्थ का रियलम बोलते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस रिलम्स। कौन कौन से रिलम्स में हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं? लिथोस्फेयर, ठीक है, लिथिक, लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो लिथोस्फेयर किससे रिलेटेड है? लैंड, लैंड एरिया, लैंड पार्ट जो होगा उसे बोलेंगे लिथोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रो वर्ड किससे रिलेट करेगा? वाटर से। तो हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर पार्ट को बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। और एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाले पार्ट को, एयर वाले पार्ट के रिलम को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। और इन सब के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा उससे जो रिलम बनेगा उसे हम बोलते हैं बायोस्फेयर। द इंट्रैक्शन ऑफ दीज थ्री रिलम्स गिव्स राइज टू द फोर्थ रिलम नोन एज बायोस्फेयर। ठीक है, स्फेयर ऑफ लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। देखिए यहाँ पे जो भी लैंड पार्ट है ना वो सारा हमारा क्या हो गया? लिथोस्फेयर हो गया। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, ये जो वाटर पार्ट है ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्फेयर। उसके बाद एटमॉस्फेयर, ये सारा एयर वाला पार्ट हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेयर। लेकिन इन सब का जहाँ इंट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर। ठीक है, उस पार्ट को हम बोलेंगे बायोस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एयर क्या है? गैसेस का एक मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस? मेनली इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और भी काफ़ी सारी गैसेस होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे लाइफ के लिए, लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए एयर सबसे एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। Oceans add water to the atmosphere and it is made available on land. ओशियंस जो है पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, तो ओशियंस क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में वाटर को ऐड करते हैं और हमें लैंड पे रहने के लिए इसे अवेलेबल कराते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। प्लांट्स और एनिमल्स भी बिना वाटर के नहीं रह सकते। बिना पानी के प्लांट्स सारे सूख जाएंगे और एनिमल्स भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब लैंड किससे बनता है? लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स। जैसे अभी मैंने बताया लिथोस्फेयर, लिथिक मतलब ही होता है स्टोन रॉक। ठीक है, तो लैंड किससे मिलकर बना है? रॉक से मिलकर। ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैराइन लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड ऑन अर्थ, लैंड। ठीक है, लैंड पे और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? हम ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मरीन लाइफ फॉर्म्स है मतलब जो भी ओशियंस के अंदर या सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु, पौधे, ये सारी चीज़ें होती हैं वो भी पाई जाती हैं। अब सबसे पहला जो अर्थ का रिलिम हमने देखा वो कौन सा था? लिथोस्फेयर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिथोस्फेयर, अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स विच आर फाउंड इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। अर्थ किससे मिलकर बना है? रॉक से मिलकर बने हैं, जो किस स्टेट में पाए जाते हैं? दोनों में, सॉलिड स्टेट में एंड लिक्विड स्टेट में भी। आपने तो सिर्फ सॉलिड स्टेट में देख रखा होगा, लेकिन रॉक्स जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में भी होते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, द क्रस्ट, द अपर मेंटल एंड द सॉइल टुगेदर फॉर्म द लिथोस्फेयर। कौन कौन सी चीज़ें मिलकर लिथोस्फेयर बनाती है? तो क्रस्ट, अपर मेंटल एंड सॉइल। अब ये क्रस्ट और अपर मेंटल होते क्या हैं? तो ये देखिए इमेज दी हुई है आपको अर्थ की। अर्थ की जो ये इमेज दी हुई है इसमें देखिए, इसमें बताया गया है अगर हम अपने अर्थ को देखें चारों ओर से, इस स्फेरिकल शेप में होता है। तो सबसे जब अर्थ के, जैसे आप किसी एप्पल को काटते हो ना, इसके अंदर से एक पीस काट के निकाल लेते हो, वैसे ही इसमें आपको शो किया गया है अर्थ के अंदर की चीज़ें शो की गई है। ठीक है, जैसे एक बॉल के अंदर झांक के देखते हैं वैसे ही। ठीक है, ये 3D शेप में है, अर्थ के अंदर की चीज़ें बताई गई है। तो सबसे अपर लेयर जो होगी, सबसे अपर लेयर, उसे क्या बोलेंगे? क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर वाली जो लेयर होगी, क्रस्ट के जस्ट अंदर वाली लेयर, वो क्या होगी? हमारी अपर मेंटल। अपर मेंटल, और ये देखें ऑरेंज, ऑरेंज कलर का जो पार्ट है, ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन तो हो गई अपर मेंटल
और जस्ट ये नीचे वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, लोअर मेंटल। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो मेंटल कहलाता है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और इनसे ऊपर बाहर क्या हो गया, क्रस्ट। उसके बाद जो अंदर का और येलो पार्ट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसे क्या बोलते हैं, इनर कोर। ठीक है, इनर कोर और ये आउटर कोर, सेम जैसे अपर मेंटल और लोअर मेंटल हुआ वैसे ही इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, तो अर्थ इस तरीके से डिवाइड है, हमारा जो अर्थ है इस शेप में डिवाइड है। तो ये जो लिथोस्फीयर है वो किस किस से मिलकर बना है, क्रस्ट से, अपर मेंटल से और सॉइल से, इनसे मिलकर बना है। द टर्म लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स रॉक। लिथोस जो टर्म है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है लिथोस, इसका मतलब क्या होता है, रॉक। और रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स आर मेन मटेरियल्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड कंस्टिट्यूट द कॉन्टिनेंट्स। रॉक्स जो हैं अर्थ की क्रस्ट का मेन मटेरियल है, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स ओशियंस, आपने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि लैंड पार्ट जो है अर्थ का उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, उसको हमने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सेपरेट किया है, और जो वाटर पार्ट है उसे ओशियंस बोला जाता है। तो कॉन्टिनेंट्स मेनली किससे मिलकर बना है, रॉक से मिलकर। दे ऑल्सो सपोर्ट द वाटर बॉडीज लाइक ओशियंस डेट फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। जो ये लिथोस्फीयर होते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये वाटर बॉडीज को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि अर्थ का एक लार्जेस्ट पोर्शन है। ओशियंस बहुत ज़्यादा है ना, 75% पानी है ना अर्थ पे, तो उसमें से कुछ ओशियंस भी हैं, तो उसको भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस और ऑन द एक्सटीरियर इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द इंटीरियर इन द लिक्विड स्टेट। रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं, मेनली आपने देखा होगा अर्थ की सरफेस पे, या फिर मतलब बाहर में जो पाए जाते हैं वो तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे क्रस्ट वगैरह हैं ये सॉलिड फॉर्म में दिखेंगे, जैसे ज़मीन है वो आपको सॉलिड फॉर्म में दिखती है ना, पहाड़ वगैरह आप देखते हो, जो भी चट्टानें देखते हो वो सॉलिड फॉर्म में होती है। लेकिन अर्थ के अंदर वाली जो स्टेट होती है, ठीक है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि उसमें क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में रहता है अर्थ के अंदर। अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द अर्थ's इंटीरियर कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, जो जब अर्थक्वेक आता है तब जो वेव्स जनरेट होती हैं उसे सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। तो हमें जो अर्थ के इंटीरियर की ज़्यादातर नॉलेज मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जब हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मोलॉजिकल डेटा, जो ये सिस्मोलॉजिकल डेटा है, अर्थक्वेक का जो डेटा होता है, द अर्थ्स इंटीरियर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स, द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर। अगर हम इसकी स्टडी करें, अर्थक्वेक की स्टडी करें, तो इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमने देखा अभी इमेज में कि क्रस्ट किसे बोला जाता है, मेंटल किसे बोला जाता है और कोर किसे बोला जाता है। सबसे अंदर का जो पार्ट होगा वो कोर होगा, कोर से ऊपर मेंटल, मेंटल से ऊपर क्रस्ट। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से कोर है अंदर का पार्ट, तो उसके ऊपर की जो लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी, ये मेंटल, और इसके ऊपर सबसे आउटर लेयर जो होगी वो क्या कहलाएगी, क्रस्ट। तो सबसे पहले क्रस्ट की स्टडी करते हैं, इंटीरियर में भी, अर्थ के इंटीरियर में भी। तो द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट रॉकी लेयर विच कवर्स द अर्थ लाइक अ स्किन इज कॉल्ड द क्रस्ट। जैसे हमारी पूरी बॉडी को किसने कवर कर रखा है, स्किन ने, वैसे ही अर्थ की जो रॉकी लेयर है, आउटर लेयर है स्किन की तरह, उसे क्या बोला जाता है, क्रस्ट। इट इज थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स देन अंडर द ओशियंस। ठीक है, ओशियन के कंपेयर में कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा थिक लेयर है क्रस्ट की। ठीक है, इट्स एवरेज थिकनेस इज बिटवीन 8 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। 8 से 40 किलोमीटर के बीच में इसकी एवरेज थिकनेस हो सकती है। ठीक है, इतनी मोटी लेयर होगी, 8 किलोमीटर से लगभग 40 किलोमीटर तक की जो लेयर होगी उसे क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की। ठीक है, ये हो जाएगी क्रस्ट। और क्रस्ट किससे मिलकर फॉर्म हुआ है,
तो टू डिफरेंट लेयर्स जो है क्रस्ट की वो कौन कौन सी है, सियाल एंड सीमा, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। सियाल मीन्स एसआई, एसआई किसके लिए स्टैंड करता है, सिलिका, एन ए एल एल्यूमिनियम, सियाल में एसआई सिलिका, ए एल एल्यूमिनियम, और सीमा में एसआई किसके लिए, सिलिका और एम ए मैग्नीशियम। तो इनसे मिलकर, इन केमिकल से मिलकर ये जो है अर्थ की जो क्रस्ट है वो बनी हुई है। द कॉन्टिनेंट्स स्टैंड ऑन सियाल वाइल द ओशियंस स्टैंड ऑन सीमा। ठीक है, ओशियंस की जो मतलब क्रस्ट जो ओशियंस में है वो जो पार्ट है क्रस्ट का वो किससे फॉर्म हुआ है, सिलिका एंड मैग्नीशियम से, और क्रस्ट का जो पार्ट लैंड पार्ट में कॉन्टिनेंट्स में है वो किससे फॉर्म हुआ है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। अब क्रस्ट के बाद कौन सा आता है, मेंटल। मेंटल किसके जस्ट नीचे है, क्रस्ट के नीचे, है ना। क्रस्ट के नीचे हमने देखा था ना, ये रहा, ये वाली इमेज दी गई है ना, ये रही। तो अपर लेयर है क्रस्ट और उसके जस्ट नीचे कौन सी होगी, अपर मेंटल। यहाँ से यहाँ तक मेंटल लाई करेगी, तो ऊपर वाली लेयर अपर मेंटल, नीचे वाली लेयर इनर मेंटल या लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल लाइज बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जस्ट क्या है, अपर मेंटल। द लोअर मेंटल इज फाउंड इन अ सेमी मोल्टन एंड देन मोल्टन स्टेट। लोअर मेंटल जो है वो किस फॉर्म में है, सेमी मोल्टन स्टेट में, बहुत ही ज़्यादा ठोस भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा पिघला हुआ भी नहीं है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर ऊपर से, मतलब अर्थ के ये जो क्रस्ट की लेयर है यहाँ से 2900 किलोमीटर लगभग फैला हुआ। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रॉ कर दिया, मतलब ये तो छोटा सा डायग्राम बना हुआ है ना। सोचिए कि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के इतना डीप जाओगे आप, ठीक है, अपर मेंटल जो है यहाँ से क्रस्ट से स्टार्ट करोगे और 2900 किलोमीटर तक नीचे जाओगे, वहाँ तक क्या है, अपर मेंटल है, इतनी ज़्यादा थिकनेस है इसकी। उसके बाद बात करते हैं कोर की। कोर क्या है, द कोर लाइज बिलो द मेंटल। मेंटल के नीचे क्या पाया जाता है, कोर। मेंटल के नीचे जो लेयर होगी वो कौन सी लेयर होगी, कोर। और ये सबसे ज़्यादा डीप है, इट इज़ द डीपेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ द अर्थ। सबसे ज़्यादा डीप है, इतनी डीप में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो कोर जो है सबसे डीपेस्ट लेयर है। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मेंटल की जो बाउंड्री है, जैसे हमने कहा कि ऊपर से हम क्रस्ट से लेकर 2900 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो मेंटल वहाँ तक फैला हुआ है, और वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे तो 6371 किलोमीटर तक हमारा कोर फैला हुआ है। ठीक है, मेंटल की लोअर बाउंड्री से लेकर सोचिए 2900 किलोमीटर आप नीचे जाओगे अर्थ के, फिर उससे भी नीचे 6371 किलोमीटर जाओगे, तब वहाँ तक क्या है, कोर, कोर फैला हुआ है। The inner core is in a highly compressed form and is mainly made up of nickel and iron and is referred to as knife। मतलब Ni किसके लिए स्टैंड करता है यहाँ पे, निकिल, एंड फेरस, Fe फेरस मतलब आयरन। ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ है, इन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है हमारा कोर। और ये किस में है, हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसका। अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, हमने पढ़ा अभी जो लैंड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, उसे कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। तो कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो द मेन लैंड मास ऑफ द अर्थ, पर्टिकुलरली द कॉन्टिनेंट्स कंटिन्यूस वन, इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अर्थ का जो मेन लैंड मास है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और सबसे पहले पुराने टाइम की बात करते हैं, जब अर्थ जो है सेपरेट नहीं हुआ था, अभी तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट्स, तब नहीं बना था। तब जो पूरा पार्ट था, पूरा अर्थ का पार्ट, जिसे क्या बोलते थे, पेंजिया लैंड। ठीक है, पेंजिया लैंड, और जो ओशियन पार्ट था उसे क्या बोलते थे, पैंथालासा। मतलब जो भी पानी वाला पार्ट होगा ना उसे बोलेंगे पैंथालासा, और जो भी लैंड पार्ट था ना उसे पेंजिया लैंड बोलते थे। ये सेपरेट नहीं हुआ था, ये देखो पूरा जो पार्ट है ना अर्थ का, इसे पेंजिया बोलते थे। ठीक है, पेंजिया लैंड। उसके बाद ये धीरे धीरे टुकड़ों में बटा, 7 अलग अलग पार्ट्स में बट गया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, अलग अलग शेप में, ये अलग अलग ऐसे बट गए थे पूरे। ठीक है, 7 अलग अलग पार्ट्स में बट गए ये, और 5 ओशियंस में डिवाइड हो गए। और ये जो पेंजिया जो है, the process that broke Pangaea into the present 7 continents also built many landforms on the continents and ocean floor।
ठीक है, सबसे पहले हमारा अर्थ किसका पार्ट था, तो ये पूरा जो लैंड है एक साथ इसे क्या बोलते थे, पेंजिया लैंड। और जो पानी वाला पार्ट है, ओशियन वाला पार्ट है, उसे क्या बोलते थे, पैंथालासा। ठीक है, जो ब्लू पार्ट है वो देखिए पैंथालासा बोलते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेंजिया अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, जिससे अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए और 5 ओशियंस फॉर्म हुए। और ये जब फॉर्म हुए तो इसी तरीके से काफ़ी सारे और भी लैंड फॉर्म्स बने, जैसे हिमालय। हिमालय इसी टाइम में बना था, इनके फॉर्म होने से, टेथिस सी के फॉर्म होने से धीरे धीरे। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। तो सबसे पहले हम एशिया कॉन्टिनेंट्स, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया कॉन्टिनेंट, उसकी स्टडी करते हैं। The Greek first used the name Asia, which the Roman authors translated as Asia. In terms of its geology or composition of rocks, it is a distinct landmass. It lies completely in the eastern and northern hemispheres, except some islands. It is the largest continent on the earth. Asia जो है, सबसे पहले जो ग्रीक लोग थे, ठीक है, ये लोग एशिया वर्ड का यूज़ करते थे, एशिया वर्ड बोलते थे ये लोग। फिर रोमन जो ऑथर्स आए उन्होंने इसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें, कि एशिया ने एशिया बोला जाएगा। फिर अगर हम जूलॉजी की टर्म में बोलें तो जो रॉक्स का कंपोजिशन है, ठीक है, ये जो इसे बोला जाता है एशिया। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमारा लैंड मास है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये कहाँ लाई करता है, अगर हम अपने इंडिया की बात, ये सॉरी वर्ल्ड की बात करें तो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, मतलब ग्लोब को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा एशिया लाई करेगा। तभी तो हमारा इंडिया भी तो यहीं आता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। तो इंडिया हमारा कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। और ये क्या है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। देखिए इमेज में दे रखा है आपको एशिया, एशिया का मैप। ये ग्लोब पूरा, मतलब ग्लोब पूरा नहीं दिया हुआ आपको, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पार्ट दिया हुआ है ग्लोब का। ये देखिए ये वाला है ना, ये अगर इस टाइप से बटेगा तो ये सिर्फ नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट होगा, ईस्ट यहाँ से। अगर बात करें, ये देखिए नीचे यहाँ इंडिया का मैप हमें नीचे दिख रहा है इस तरीके से, ये रहा, ये हमारे इंडिया का मैप है और नीचे छोटा सा श्रीलंका बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये श्रीलंका का पार्ट दिया हुआ है। ये प्लेन ऑफ गंगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, प्लेन ऑफ द इंडस, ठीक है, सतपुरा रेंजेस, डेक्कन, ये पूरा, ये हमारा इंडिया, तो इंडिया भी एशिया में ही आता है। तो ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का मैप। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की, मतलब ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट थोड़ा अलग भी है। जैसे कुछ आइलैंड्स की बात करें, ठीक है, लैंड मास को छोड़कर आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड को मिलाकर, आइलैंड और जो भी एशिया कॉन्टिनेंट में लैंड पार्ट आता है, सबको मिलाकर लगभग पूरे अर्थ का 30% जो है इसने लैंड एरिया कवर कर रखा है। किसने, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, आइलैंड वगैरह सब कुछ मिला के 30% सोचिए कि इसने कवर रखा है अकेले। द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप रन्स थ्रू द ब्लैक सी, द कॉकेस माउंटेन्स, द कैस्पियन सी एंड यूरल माउंटेन्स। जो एशिया और यूरोप की बाउंड्री है, ठीक है, इनके बीच में लगभग कौन कौन सी चीज़ें आती है, ब्लैक सी, कॉकेस माउंटेन्स, उसके बाद कैस्पियन सी, यूरल माउंटेन्स, ये सारी इसमें आ जाती हैं, जो काफ़ी फेमस माउंटेन्स हैं। और इनको मिलाकर एशिया और यूरोप, इनको मिलाकर दोनों को क्या बोला जाता है, यूरेशिया। ठीक है, एशिया एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को मिला के एक साथ यूरेशिया बोला जाता है। एशिया कॉन्टिनेंट का एक बड़ा सा पार्ट, एक मेजर पार्ट जो है वो कहाँ है, आर्कटिक सर्किल में, नॉर्थ में। ठीक है, और कैसा है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, रिमीन्स फ्रोजन। ज़्यादातर पार्ट जो है, पूरे साल भर इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा रहता है आर्कटिक सर्किल में, मतलब धूप बहुत कम जाती है ना। जैसे देखिए अगर ये ग्लोब की बात करें
और यहाँ से अगर सनलाइट इस तरीके से पड़ रही है ऐसे, ठीक है, सनलाइट अगर ग्लोब पे पड़ेगी तो जो बीच का पार्ट है वहाँ तो सबसे ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे पोल्स की बात करें तो यहाँ तो बहुत कम पार्ट पड़ रहा है ना, लाइट बहुत कम लाइट जा रही है, तो यहाँ कैसा रहेगा, ठंडा एरिया रहेगा, देखिए, ठीक है, ठंड होगी ज़्यादा। तो एशिया का ज़्यादातर पार्ट जो है आर्कटिक सर्किल में, जो कि नॉर्थ में आता है, वो बिल्कुल फ्रोजन रहता है पूरे साल, ठंडा बर्फ से घिरा हुआ। In contrast, a large part of South Asia lies near the equator and remains very hot throughout the year. और एशिया का, साउथ एशिया की बात करें, ठीक है, एशिया के साउथ पार्ट की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ये वाला पार्ट जहाँ हमारा इंडिया आता है, ठीक है। नॉर्थ पार्ट में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी, ये जो साउथ पार्ट है यहाँ पे इक्वेटर के पास में पड़ता है ना, तो यहाँ धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये, क्योंकि ये ग्लोब की पूरी इमेज नहीं दी हुई है ना, ये तो आधी इमेज दी हुई है, तो आप सोचिए कि ये वाला जो रहेगा ये नॉर्थ पार्ट रहेगा। अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो ग्लोब का ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट ही तो हमें बताया है, पूरा पार्ट तो नहीं बताया गया है। तो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ पार्ट में तो बहुत ज़्यादा गर्मी और नॉर्थ पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे तो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ लगा रहता है, ठीक है, पूरे साल भर। Some Asian islands in the southern hemisphere also lies close to the equator. कुछ एशियन आइलैंड्स भी जो हैं वो इक्वेटर के बिल्कुल आसपास ही पड़ते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन्स है अर्थ सरफेस पे, कौन से, मोना की, ये पैसिफिक ओशन में है। एंड द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की, और हाईएस्ट माउंटेन जो है मोना की, ये कहाँ पे है, एशिया में लोकेट करते हैं, ठीक है, लैंड सरफेस पे एशिया कॉन्टिनेंट में ही आते हैं। उसके बाद कैस्पियन सी, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड लेक है, और लेक बैकाल जो डीपेस्ट लेक है, ठीक है, सबसे गहरा लेक है, ये सारे भी कहाँ आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट एंड ऑफन नो एज द कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है, ठीक है, या इसे और भी क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। उसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट के बाद दूसरा जो हमारा आता है वो कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। लगभग 5000 ईयर्स पहले, 5000 साल पहले, जब जो रामायण का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो जो सी लेवल था, मतलब ओशियन जो ये थी, समुद्र का लेवल जो था वो काफ़ी नीचे था, तो ये लगभग पॉसिबल था कि जो ये रॉक्स थी वो समुद्र के अंदर डाली जा सकती थी लैंड ब्रिज बनाने के लिए। तो उसी टाइम जो मतलब इंडिया को लैंड ब्रिज बना के समुद्र के ऊपर किससे कनेक्ट किया गया था, श्रीलंका से, ठीक है। एशिया का जो सदर्न पार्ट है वो कहाँ से कनेक्ट किया गया था, सदर्न पार्ट में, एशिया के सदर्न पार्ट में ही तो हम लोग आते हैं, नीचे की तरफ तो आते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये इंडिया का मैप तो साउथ पार्ट में पड़ता है नीचे की तरफ, और इंडिया के जस्ट नीचे श्रीलंका है। तो एशिया के सदर्न पार्ट को किससे कनेक्ट किया गया, श्रीलंका से कनेक्ट किया गया, जिसे हम हिंदूज जो हैं वो क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज, या फिर लैंड ब्रिज जो है उसे क्या बोला जाता है, इस लैंड ब्रिज को राम सेतु। और जो साइंटिस्ट हैं या जोग्राफर्स हैं इन्होंने इसे क्या नाम दिया, आदम्स ब्रिज, ठीक है, मतलब आदमियों के द्वारा बनाया गया लगभग, शायद इसलिए नाम दिया होगा आदम्स ब्रिज। और हम हिंदू इन्हें क्या बोलते हैं, राम सेतु। एशिया कॉन्टिनेंट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो बाकी के कॉन्टिनेंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।